20 सितंबर 2023 चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित वेणुगोपालपुरम नाम का एक गांव है। यहाँ विनायक चविथी का थर्ड डे इंडिया के बहुत सारे जगहों की तरह यहाँ भी गणेश निमज्जन करने के लिए तैयारियां बहुत ग्रैंड तरीके से हो रही थीं। हर घर में जुलूस में आने वाले गणपति को नारियल फोड़कर आरती देना था, ऐसा कहकर सब लोग तैयारी कर रहे थे। एक घर की फैमिली को छोड़कर दोपहर होते होते गांव के बड़े बच्चे सभी इस मंडप के पास आकर वहां ढोल की आवाज़ों में डूब गए। ठीक पुजारी ने नारियल फोड़ने के बाद गणेश को ट्रैक्टर पर चढ़ाकर उस पूरे गांव में जुलूस के रूप में ले जाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में घूमकर सभी को गणेश दर्शन होने के बाद निमज्जन के लिए कहकर गांव के पास में मौजूद एक नहर के साइड जाना शुरू कर दिया। और ऐसे जाते हुए रास्ते में ही अचानक एक जगह पहुंचते ही उन्हें एक तरह की स्मेल आना शुरू हो गई। ये स्मेल कहाँ से आ रही है, यह देखने के लिए जिस साइड से स्मेल आ रही थी उसी साइड सभी ने जाना शुरू कर दिया। और जाते ही उन्हें एक सुनसान और ख़राब हालत में कुएं जैसी जगह दिखाई दी। और यह बहुत कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता होने के कारण तब तक भी इस स्मेल पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब इतने लोगों को एक साथ आने से तुरंत उसके पास जाकर देखना शुरू कर दिया। अंदर लाइट डालते टाइम उस कुएं के अंदर कुछ है ऐसा पता चल रहा था, लेकिन वह क्या है यह साफ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा और ध्यान से देखने पर एक व्यक्ति को उसमें कुछ दिखाई दिया और अचानक आदमी आदमी कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाने के लिए कहकर एक व्यक्ति कूदने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसी बीच पास में मौजूद लोगों ने उसे रोक दिया। अंदर मौजूद व्यक्ति में कोई हलचल नहीं दिख रही थी। ऐसी स्मेल आ रही है तो लग रहा था कि काफी समय पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा कहकर उसे रोककर पुलिस को फोन किया गया और वहां पुलिस आकर देखने पर कि इसकी बहुत समय पहले ही मृत्यु हो चुकी होगी, तो अब इसे ऐसे ही ऊपर निकालने की कोशिश करेंगे तो यह डैमेज होने का चांस है। ऐसा कहकर एक चारपाई मंगवाकर उसके चारों साइड रस्सी बांधकर उस चारपाई को पानी में उतारकर उस पर बॉडी को रखकर ऊपर खींचा गया। ऐसे खींचते टाइम कुएं के पास मौजूद सभी लोगों को दिखाई दिया। विजुअल क्या था, मतलब उस शरीर के सिर पर बाल नहीं थे और उस शरीर पर लड़की के कपड़े थे। इतना ही नहीं, उसकी आंखों के आसपास की स्थिति असामान्य लग रही थी और पूरी हालत काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही थी। और सिर के ऊपरी हिस्से की स्थिति भी सामान्य नहीं थी, जो साफ तौर पर नज़र आ रही थी। और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। इन सबसे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि शरीर पूरी तरह से ढका हुआ नहीं था। ऐसा एक विजुअल उस गांव के लोगों को दिखाई दिया और ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे परेशानी से लटक गए कि ये सब क्या है और ये कैसे हुआ। असल में इससे पहले किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी क्या किसी इतनी छोटी सी लड़की का शव इतनी असामान्य स्थिति में मिल सकता है। उसके बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि ठीक 3 दिन पहले इस गांव से मिस हुई एक लड़की है, क्योंकि ठीक 3 दिन पहले ही एक खेलती कूदती दिखने वाली लड़की अचानक मिस हो गई थी। उसके साथ ऐसा होने का कारण क्या है, ऐसा किसने किया? क्या किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया और उसे वहां छोड़ दिया, या फिर यह एक प्राकृतिक घटना थी? आखिर में पुलिस ने जो कारण पता लगाया वह क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम इस केस को डिटेल्स में सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बस आप वीडियो स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसे आप सबसे पहले देख पाए। इस वीडियो पर हमने एक छोटा सा 5000 लाइक का टारगेट किया है। उम्मीद है उसे आप ज़रूर पूरा कर देंगे। आपके एक छोटे से लाइक से हमें नई वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। 17 सितंबर 2023 ठीक उस कुएं से लड़की का शव मिलने के 3 दिन पहले इसी गांव में रहने वाली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली मुन्नी, कृष्णा और पद्मावती हैं। ठीक उसी दिन इंटर में पढ़ने वाली 17 साल की उनकी बेटी भव्यश्री ठीक विनायक चौथी के दिन संडे होने के कारण उसी दिन दोपहर को अपने फ्रेंड से मिलकर आती हूँ कहकर घर से बाहर गई। लेकिन शाम 7 बजे तक भी वह वापस नहीं आई तो पेरेंट्स उसके फ्रेंड्स के पास जाने के बजाय सीधे पूरे गाँव में ही ढूंढना शुरू कर दिए। क्या इधर भव्यश्री आई, यह पूछते हुए पूरे गांव में घूम रहे थे, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि हमने भव्यश्री को देखा है। उसके पेरेंट्स रात 9 बजे तक भी ढूंढते ही रहे, लेकिन नहीं मिलने पर अब कोई फायदा नहीं था। ऐसा कहकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने गए, लेकिन उस टाइम स्टेशन के एसआई विनायक चौथी के कामों से बाहर गए थे। यही बात कांस्टेबल्स ने पेरेंट्स को बताकर तुरंत लड़की मिस हुई है यह बात उस एसआई को भी इन्फॉर्म कर दी और पुलिस भी उसी रात वह कहाँ गई, क्या हुआ, ये पता लगाना शुरू कर दी। लेकिन ऑफिशियल तरीके से कंप्लेंट फाइल नहीं की। पुलिस ने क्या सोचा
कि इतने छोटे से गांव में मिसिंग कंप्लेंट है तो शायद विनायक चौथी का टाइम है, तो लड़की यहीं कहीं होगी। इसके लिए कंप्लेंट तक जाने की क्या ज़रूरत है, ढूंढ लें तो मिल जाएगी। ऐसा सोचकर अनऑफिशियल तरीके से ही ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन अगले दिन भी यह लड़की घर नहीं आई और वह कहाँ है यह भी पता नहीं चलने पर फिर से उसके पेरेंट्स को बुलाकर इस बार ऑफिशियल तरीके से कंप्लेंट फाइल की। सर्च ऑपरेशन को थोड़ा और बढ़ाकर और ज़्यादा ध्यान से ढूंढते हैं, ऐसा बोलकर सबसे पहले वो घर से निकलने के बाद कहा गई थी। तो सबसे पहले उसके फ्रेंड्स और रिश्तेदारों सभी के पास जाकर एक एक करके पूछना शुरू किया गया। लेकिन उसके किसी भी फ्रेंड ने ऐसा नहीं बोला कि भव्यश्री उस दिन उनके पास आई थी और उसे आखिरी बार सैटरडे को कॉलेज में ही देखा था। लेकिन उसके बाद उसका कोई कॉल भी नहीं आया, ऐसा बता रहे थे। रिश्तेदारों ने भी बोला कि वह उनके पास नहीं आई है। तो पुलिस को लगने लगा कि फिर उसे किसी ने किडनैप ही किया होगा, या फिर वह घर से कहीं चली गई होगी, या उसका किसी के साथ लव वगैरह कुछ था तो नहीं। घर वालों से ये पता किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा घर वाले बता रहे थे। तो पुलिस एक साइड ऐसे ढूंढते हुए ही दूसरी साइड निमज्जन के लिए गए। लोगों को उस सुनसान पड़े कुएं में एक लड़की का शव मिला। लेकिन जैसे ही कुएं से बॉडी को बाहर निकाला गया, आमतौर पर पानी में लंबे समय तक रहने के बाद शरीर की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। यह सही से पता नहीं चल रहा था। लेकिन शायद हाल ही में भव्य के पेरेंट्स ने मिसिंग कंप्लेंट दी है, इसलिए यह वही हो सकती है। ऐसा सोचकर उन्हें बुलाया गया। उसके पेरेंट्स आते हुए कि यह भव्यश्री नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहते हुए ही आए। लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने वहां आकर देखा, उनके सामने पड़ी उस लड़की के शव पर वही कपड़े थे जो भव्यश्री उस दिन पहनकर गई थी, और उसके ईयर रिंग्स भी देखकर घर वालों ने यह भव्यश्री ही है ऐसा पहचान लिया। लेकिन उसे उस हालत में देखकर वहीं छाती पीटते हुए रोना शुरू कर दिया। उस लड़की के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंटर की लड़की 3 दिन पहले मिस होकर इस तरह कुएं में मिली है, यह बात पता चलते ही न्यूज़ चैनल्स सभी यहाँ आ गए। और उस लड़की के शव को सबसे पहले किसने देखा था, जिन लोगों ने देखा था उन सब के पास जाकर उन्होंने क्या क्या देखा ये पता करना शुरू किया गया। और ये सभी लोग भी एक एक करके हर डिटेल को बहुत ध्यान से बता रहे थे। सोशल मीडिया पर एक बात तेजी से फैलने लगी कि इस लड़की के साथ कुछ दिनों पहले एक गंभीर आपराधिक घटना हुई थी। दावा किया जा रहा था कि उसके साथ गलत व्यवहार किया गया और उसे काफ़ी परेशान किया गया। इसके बाद उसे यहाँ इस कुएं के पास छोड़ दिया गया। यह जानकारी काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच फैलने लगी, और इस खबर को सुनते ही इस लड़की के पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। यहाँ तब तक उसके शव का पोस्टमार्टम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि तब तक रात हो चुकी थी। इसलिए अगले दिन सुबह यानी 21 सितंबर की सुबह इस शव का घर वालों के सामने और ऑथराइज्ड पर्सन्स की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ। असल में यह एक आपराधिक घटना थी, या फिर वह लड़की कुएं में गिर गई थी, या फिर उसकी मृत्यु किसी अन्य कारण से हुई। यह सभी एंगल्स में पुलिस जांच कर ही रही थी कि उसी गांव में भव्यश्री का मामा लगने वाला एक व्यक्ति आकर ठीक विनायक चौथी के दिन शाम को ही भव्यश्री 3 लड़कों के साथ इस रास्ते से जाते हुए मैंने देखा था, ऐसा बोलने लगा। शुरुआत में इसे एक साधारण घटना समझा जा रहा था, लेकिन अब पुलिस ने इसे एक रहस्यमयी मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है। ये 3 लड़के कौन हैं और इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए उसके फ्रेंड्स और घर वालों सभी से पूछताछ शुरू हो गई। और इनके बीच भव्यश्री के साथ क्या हुआ। पनुमुर के एक कॉलेज में इंटरमीडिएट में ज्वाइन कुछ लड़के सेम उसी कॉलेज में पढ़ते थे जिसमें कि भव्यश्री भी थी। तो उसी कॉलेज में इसके साथ पढ़ने वाला एक लड़का ठीक शाम को भव्यश्री कॉलेज से घर जाने के रास्ते में उसे रोककर कुछ दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो और तुम्हारी आंखें तो और भी ज़्यादा पसंद हैं, ऐसा बोलने लगा। शुरुआत में इन दोनों के बीच सिर्फ बात करने की पहचान ही होने के कारण मैंने तुम्हें कभी उस तरह नहीं देखा, तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त हो, ऐसा कहकर उसने साफ तौर पर मना कर दिया। ऐसे ही एक के बाद एक और 2 लड़के आकर उसे प्रपोज किए और उसने उन सभी को इसी तरह मना कर दिया। इनके नाम रिलीज नहीं किए गए, तो हम इस वीडियो के लिए उनके नाम ABC मान लेते हैं। और इन तीनों को ना कहने वाली भव्यश्री इसके बाद आए एक प्रपोजल को उसने हाँ बोल दिया। वही सुरेश है। बाकी तीनों को मना करके सुरेश को ही एक्सेप्ट करने के कारण उसने अपने फ्रेंड्स को बताया कि तब तक सुरेश उसका बहुत ध्यान रखता था। कुछ भी नोट्स चाहिए हों या फिर उसे कोई भी ज़रूरत हो तो भी वही तैयार करके देता था। तो वो पहले से ही उसे पसंद था, लेकिन उसके प्रपोज करने के बाद ही भव्यश्री को उससे प्यार हो गया। ऐसे ही लगभग 2 महीने तक चलता रहा। कभी कभी ये दोनों साथ में बाहर जाते हुए भी देखे गए, ऐसा गांव के कुछ लोग बता रहे थे। तो ऐसे ही चलते चलते आखिर विनायक चौथी के दिन शाम को भी इसी सुरेश के फ़ोन करने की वजह से भव्यश्री बाहर आई थी। और ऐसे आने के बाद किसी सुनसान जगह पर सुरेश से मिलने पर
ये दोनों यहाँ से चलते चलते धीरे धीरे कुएं के पास तक पहुंच गए और ये दोनों वहां जाकर बात कर ही रहे थे कि ठीक उसी टाइम वहां वो तीनों आ गए। जिसने उसे पहले प्रपोज किया था वे तीनों आते ही बोलने लगे, हम सबको रिजेक्ट करके उसे ही अकेले ओके कैसे कहा यह कहकर बहुत गुस्से में भव्यश्री को डांट रहे थे। क्या देखकर तुम्हें इतना घमंड है? क्या तुम्हारी खूबसूरती ही है? अगर अभी उसे खत्म कर दें तो तुम क्या करोगी? ऐसा कहकर बहुत बुरी तरह उसे गालियां देना शुरू कर दिया। और अब वे आपस में ही इसे कुछ करना है ऐसा कहकर बात कर रहे थे। ठीक इसी टाइम भव्यश्री सुरेश के पीछे जाकर खड़ी हो गई और बोलने लगी कि यहाँ ये तीनों कैसे आ गए, तुम ही कुछ करो, ऐसा कहकर उससे पूछ रही थी। आमतौर पर अपनी लवर से कोई इस तरह बात करे तो कोई क्या करेगा ऐसा आप उम्मीद करते हैं? उनसे लड़ाई करेगा या फिर उसे वहां से लेकर चला जाएगा। लेकिन सुरेश ये सब करने के बजाय उन तीनों लड़कों के पास तक चलकर गया और बोला, क्यों इतना परेशान हो रहे हो यार, किसी के भी पास हो एक ही है ना, ऐसा कहकर हंसना शुरू कर दिया। तभी भव्यश्री को पता चली एक चौंकाने वाली बात कि ये चारों पहले से ही दोस्त हैं और ये चारों एक साथ भव्यश्री को देखकर पसंद करते थे और इनमें किसको मिलेगी यह कहकर या तो बस कंपटीशन में रखा था या सच में पसंद किया था, ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसे कंपटीशन रखकर हार गए। तीनों ने तब तक मजाक समझी हुई बात को अब ईगो पर लेना शुरू कर दिया, तो उसी वजह से अब उसे कुछ करना है ऐसा तय करके सुरेश से फ़ोन कराकर भव्यश्री को यहाँ तक बुलवाया। तो अब ये तीनों उसे रोककर उसके शरीर पर डाली हुई चुन्नी को खींचकर उसी से उसके हाथों और पैरों को पकड़कर एक के बाद एक चारों ने गलत व्यवहार किया और तब भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो भव्यश्री ने अपनी खूबसूरती को देखकर उन्हें रिजेक्ट किया है यह सोचकर गुस्से में पहले तो उसके लंबे बालों को ऊपर से पकड़कर पूरा बिगाड़ दिया और इसके बाद उसकी आंखें पसंद हैं ऐसा एक ने बोला था, तो अब उसने उसकी आईब्रो भी शेव कर दी। अब इतना सब होने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो जाकर सबको बता देगी, ऐसा कहकर इसे यहाँ से दूर भेजना है ऐसा तय किया। लेकिन पास में मौजूद भव्यश्री बोलने लगी, प्लीज़ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दो, ऐसा कहकर गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन ये लोग नहीं माने, उसकी आंखें बंद करवाकर वहीं शांत करवाकर उसे वहां से दूर जगह पर छोड़ दिया ऐसा बताया गया। यही बात गांव वालों के साथ इस लड़की के पेरेंट्स ने भी बताने पर पुलिस ने उस लड़की को परेशान करने वाले वे चारों कौन हैं यह जानने के लिए इन पेरेंट्स से उनके बारे में डिटेल्स लेकर उन्हें पुलिस स्टेशन पर बुलाया और अब उन्हें एक एक करके पूछताछ करते हुए सच में इस घटना वाले दिन रात वे सब कहाँ थे यह पता लगाना शुरू किया गया। और इसी टाइम ही सोशल मीडिया में भी यह लव स्टोरी पूरी तरह तेजी से फैलना शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद पुलिस को जो पता चला वह ये था कि असल में उस रात ये चारों लड़के अपने अपने घरों में ही थे और इनकी लोकेशन भी इन 3 दिनों में उस कुएं के पास गई ही नहीं थी। और ठीक इसी टाइम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि भव्यश्री के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और इसके साथ ही पुलिस ने भी कहा कि उसके शरीर पर सभी कपड़े थे। ऐसा किसने कहा? वह पूरी तरह सामान्य कपड़ों में ही थी ऐसा बताया गया और प्रूफ भी दिखाए। और यह जो सर्कुलेट हो रही लव स्टोरी है वह पूरी तरह फेक है, ऐसी चीजों को कोई भी स्प्रेड न करे ऐसा कहकर वार्निंग भी दी गई। लेकिन फिर भी लोगों के मन में शक वैसे ही बने रहे। अगर सच में लव एंगल नहीं है तो फिर किसी ने उस लड़की को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाकर उसे वहां से दूर जगह पर छोड़ दिया है, ऐसा मानकर ठीक से जांच होनी चाहिए, ये कहकर हंगामा करना शुरू कर दिया। तो अब पुलिस के सामने मेन प्रॉब्लम क्या थी, मतलब वह बाल कहाँ हैं, यह पता लगाना शुरू किया गया। शुरुआत में इस स्टोरी के अनुसार ही उस कुएं के पास बाल हटाए गए थे, इसलिए वही कहीं होंगे यह सोचकर ढूंढना शुरू किया गया। लेकिन बाल कहीं नहीं मिले तो अब अगले कदम में उस कुएं में खोजने के लिए उसमें मौजूद सारा पानी बाहर निकालकर पूरी तरह तलाश करते हुए आखिरकार उन्हें वह बाल उसी कुएं में मिल गए। और ये सब देखकर फिर फॉरेंसिक टीम ने भी रिपोर्ट जारी कर दी थी। उस लड़की को किसी ने भी उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया था और शरीर पर मौजूद हर एक निशान भी उसके बाद प्राकृतिक प्रोसेस के दौरान बना था। इतना ही नहीं, सिर पर बाल नहीं होने का कारण मुंडन नहीं बल्कि स्कैल्प पर मौजूद टिश्यूज डिकम्पोज हो जाने की वजह से बाल झड़ गए ऐसा बताया गया। और इसी तरह कुएं के अंदर ही बाल मिलने के साथ साथ उन बालों को देखने पर भी उन पर अभी भी स्कैल्प टिश्यूज के कुछ हिस्से मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने एक गलती कर दी थी। पुलिस ने गांव के लोगों को स्कैल्प टिश्यूज के डिकम्पोज होने से बाल झड़ गए ये बताने के बजाय पानी में ज्यादा देर रहने पर बाल झड़ जाते हैं ऐसा बताया। इससे तब तक सभी लोग पानी में रहने पर वह बदल जाती है, प्रभावित हो जाती है, यह तो जानते हैं, लेकिन इस तरह बाल झड़ना पहले कभी नहीं सुना, ऐसा कहकर गांव के लोगों ने शक उठाए। उस टाइम यह केस सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हुआ। लेकिन असल में बाल झड़ना सच है या नहीं, उस लड़की के साथ क्या हुआ था,
यह शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर बाल वाली बात को एक साइड रख भी दें तो उसके बाद भी बहुत से सवाल होते हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए पुलिस ने प्रेस मीट रखी। इसके बाद उनके पास से आए अपडेट्स को एक एक करके देखें तो सबसे पहले बाल झड़ना यह सच में होता है या नहीं, यह देखने पर पानी में पड़ी कोई भी ऐसी स्थिति हो वह एक फिक्स्ड तरीके से ही बदलता है। ऐसा कहना कुछ मामलों में मुश्किल होता है क्योंकि पानी की स्थिति के अनुसार और उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया और फंगस के बेस पर भी यह डिकम्पोज प्रोसेस बदलता रहता है। यह कुछ लोगों को पता होगा कि अगर पानी का पीएच लेवल ज़्यादा होने वाला एसिडिक हो या फिर कम होने वाला एल्कलाइन हो, हमारे शरीर के ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वे बहुत जल्दी डिकम्पोज होने की पॉसिबिलिटी होती है। और ऐसे ही सॉफ्ट टिश्यूज़ हमारे स्कैल्प में भी होते हैं। और जैसे कि यह कुआं बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस भी बन चुके होंगे। लेकिन ठीक जब उस लड़की को वहाँ से बाहर निकाला गया तब वहाँ मौजूद लोगों के अनुसार उसके सिर पर मौजूद सारे बाल भी नहीं झड़े थे, केवल ऊपर की साइड पर मौजूद बाल ही झड़े थे। तो शायद ऐसे किसी कुएं में यह स्थिति 3 दिन रही होने के कारण वहाँ नेचुरली ही बाल पैच के नीचे से झड़ने का चांस हो सकता है। लेकिन यहाँ पुलिस को शायद उस पानी को भी टेस्ट करके रिपोर्ट्स बाहर जारी करनी चाहिए थी। वह वहाँ पहुँचने से पहले लाई गई थी या फिर वह वहाँ जाते समय सही थी, यह पता चले तो शायद यह मामला क्या है या उसने खुद वहाँ जाना चुना, यह समझ में आने का चांस है। इसे पता करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसे डायटम टेस्ट कहते हैं। इसमें यह होता है जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लंग्स, फ्लूइड और बोन मैरो के साथ साथ शरीर के अंदर मौजूद कुछ ऑर्गन्स से सैंपल लेकर उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया जाता है। अगर उनमें पानी में पाए जाने वाले कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं या नहीं, यह देखा जाता है। अगर वे मौजूद हों तो उसे पानी से जुड़ी रिपोर्ट दी जाती है। अगर रिपोर्ट में ये आया है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उस समय भी पानी में था, ऐसा पता चलता है। यह कैसे पता चलता है? अगर हम अपने आप ही पानी में चले जाएं तो वह पानी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर नहीं जाता। अगर जाना है तो सक्रिय रहते हुए ही पानी में जाने पर पानी को ज़्यादा अंदर लेने की वजह से वह अंदर के ऑर्गन्स में फैलता है। और इन सब के साथ कुछ कंडीशंस को देखने के बाद फॉरेंसिक वालों ने यह रिपोर्ट दी कि यह लड़की पानी से जुड़ी वजह से ही प्रभावित हुई है। इससे यह क्लियर हो गया कि वह उस तरीके से प्रभावित नहीं हुई है। लेकिन अब भी यह पता करने के लिए कि उस लड़की ने खुद वहाँ जाना चुना या किसी ने उसे वहाँ पहुँचाया, इसे साइंटिफिक तरीके से साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस की आगे की जांच में यह सामने आया कि उसने खुद ही वहाँ जाने का फैसला किया होगा। ऐसा मानकर केस को बंद कर दिया गया क्योंकि ठीक जिस दिन भव्यश्री गायब हुई उसी दिन उसका और उसकी माँ के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े की वजह से वह घर से बाहर चली गई थी। यह बात झगड़े वाले दिन ही भव्यश्री की माँ ने अपने काम की जगह पर कुछ महिलाओं को बताकर दुख जताया था। तो पुलिस के अनुसार उसी झगड़े की वजह से वह घर से बाहर चली गई होगी और वहां जाने के बाद उसने गलती से ऐसा किया होगा या उसने खुद ही वहां जाने का फैसला किया होगा, यह तो पता नहीं। लेकिन उस घटना की जिम्मेदारी उसी की मानी जा रही है, वहां और कोई नहीं था, ऐसा साफ तौर पर बताकर केस को बंद कर दिया गया। इस तरह भव्यश्री केस आखिरकार एक नतीजे पर तो पहुंचा, लेकिन आज भी इस पर कई शक वैसे ही बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि भव्यश्री ने अपनी वजह से ही ये सब किया है, इसमें किसी की गलती नहीं है। लेकिन उसके घर वालों के अनुसार उसे पहले से ही तैरना आता था। तो तैरना जानने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में जरूर तैरने की कोशिश करता है, तो उसके साथ हुई घटना का असली कारण क्या है? वहां देखने वालों ने पहले एक तरह और बाद में दूसरी तरह क्यों बयान बदल दिया? इतना रेयर अपने आप बाल झड़ना इस केस में इतना ज्यादा वायरल क्यों हुआ? 17 सितंबर की रात ही उसके पेरेंट्स कंप्लेंट देने आए थे, तो ऑफिशियल केस फाइल क्यों नहीं किया गया? और क्या घर में हुई इतनी सी लड़ाई की वजह से ही उसने इतना बड़ा कदम उठाया, या वहां कोई दूसरा व्यक्ति भी था? यह सभी हद तक पता लगाया गया। इस पर पुलिस ने क्लियर जानकारी नहीं दी। तो फिर वह उस दिन शाम को 4 लड़कों के साथ बाहर गई थी, ऐसा बोलकर देखने वाला वह आदमी क्यों घर वाले और पुलिस उसे ढूंढ रहे थे, तब यह बात नहीं बताई गई। तो आज भी यह केस एक तरफ सॉल्व हो गया, लेकिन इन सवालों की वजह से एक मिस्ट्री बनकर रह गया। आप क्या सोचते हैं, भव्यश्री के साथ आखिर क्या हुआ होगा? अगर इस वीडियो को उस गांव से कोई या उस एरिया से कोई देख रहा है, तो अगर आप कुछ जानते हो तो कमेंट में हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। फिलहाल इस केस की जानकारी सिर्फ इतनी ही सॉल्व हो सकी। इससे आगे इस केस को बंद कर दिया गया क्योंकि इससे आगे कुछ भी पता लगाना नामुमकिन था। इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना सा ही था कि आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप कुछ करने से पहले एक बार इतना ज़रूर सोच लेना कि आपके एक गलत फैसले से आपकी फैमिली की लाइफ कितनी बदल सकती है। इस वीडियो में कोई भी बात हमने अपनी साइड से मिलाकर या बनाकर नहीं बताई है। हमने जितना भी आपको बताया है वो सब ऑफिशियल तरीके से सोशल मीडिया पर अवेलेबल है।
अगर हमारी किसी बात से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हमें आने वाली नई वीडियो में क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताना। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।